नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नवीन कुमार श्योल आदर्श विद्या मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें विज्ञान विषय के पाठ क्रमांक 1 के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा सप्तमी का पाठ क्रमांक 1 है जिसका नाम है पादपों में पोषण। हम उस पाठ से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी, उसके अंदर पादपों का पोषण किस प्रकार होता है, उसके विविध प्रश्नों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और मेरा आपसे एक आग्रह है कि इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए और जो भी नोट्स आपको बनाने के कहा जाए वो अपनी फेयर कॉपी में नोट्स बनाना मत भूलिए। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ क्रमांक 1 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण से आज इस पाठ में जो मुख्य बिंदु है वो कुछ इस प्रकार है। परिचय, पादपों में पोषण की विधि, प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, पादपों में पोषण की अन्य विधियां, मृतजीवी तथा मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं, और साथ ही इस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्नों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने है परिचय। हम जानते हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। ये पिछले जो कक्षा 6 में भी हमने ये पढ़ा है। और जो भोजन के प्रमुख घटक है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज इत्यादि। पोषक, तो परिचय के अंदर हमने देखा कि पोषक होते क्या हैं कि जिनसे हमारे शरीर को पोषण मिलता है वो पोषक तत्व कहलाते हैं। और पादप अपना भोजन है वह श्रम बनाते हैं। मानव अपना भोजन श्रम नहीं बना सकता, अतः मानव सदैव पादपों पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब है जो पोषण की प्रक्रिया है वह पादप है, वो अपना भोजन है वो श्रम बनाते हैं, जबकि मानव हमेशा किन्हीं न किन्हीं पर क्या रहता है, निर्भर रहता है, चाहे पादप हो या जंतु। फिर हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण की विधि। पादप अपना भोजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज से बनाते हैं। पोषक पदार्थ शरीर की संरचना, वृद्धि, विकास, ऊर्जा एवं रखरखाव में उपयोगी होते हैं। यानी कहने का मतलब है अगर किसी भी पादप के लिए अगर हम कुछ ग्रहण करते हैं तो उसके शरीर की शारीरिक संरचना, वृद्धि, विकास, ऊर्जा एवं रखरखाव में क्या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर जब जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित यानी स्वयं ग्रहण करता है तो वह स्वपोषण कहलाता है। और ऐसे पादपों को हम स्वपोषी कहते हैं। यानी जब जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है तो ऐसे को हम स्वपोषण कहते हैं और ऐसे पादप स्वपोषी कहलाते हैं। फिर आता है विषमपोषी। जब जीव अपना भोजन अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जब जीव अपना भोजन किसी अन्य पर निर्भर रहकर प्राप्त करते हैं तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, विषमपोषी पादप कहलाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण और पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। हमें पता है पत्तियां है पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती है। यानी कहने का मतलब है जो पादपों के अंदर जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो पत्तियों के द्वारा सबसे अधिक होती है। मृदा में उपस्थित जल व खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किया जाता है तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं। यानी जो भी खनिज लवण है या जो भी किसी प्रकार की नाइट्रोजन गैस वगैरह वो मृदा में उपस्थित जो जल और खनिज है वो जड़ के द्वारा तने तक और तने से पत्तियों तक पहुंचते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो हमें पता है पत्तियां होती है उस पर छोटे छोटे सूक्ष्म रंध्र होते हैं, उनके द्वारा वे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है तथा ऑक्सीजन को उत्सर्जित करती है। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। यानी अगर बात की जाए कि जो सजीवों का शरीर है वो किन से बनता है तो वह छोटी छोटी इकाइयां होती है किसकी, कोशिकाओं की। फिर हमने देखा कि पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो हमने देखा है कि कुछ पादपों में क्या है, अधिकतम पादपों में जो पत्तियां वो हरे रंग की होती है, वो किस कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण होती है। फिर देखा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये मुख्य बिंदु है, इन्हीं के आधारित हम कुछ चित्रों के द्वारा भी इन चीजों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे सामने आता है पादप कोशिका का चित्र। तो मुख्य 3 चीजें होती है इसमें। पहला है कि हमने यहाँ देखा है कि सजीवों का जो शरीर है वो सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, वो कोशिका कहलाता है। स्क्रीन पर आपको पादप कोशिका दिख रही है, ये उसका सचित्र है। अब हम इसके कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमने देखा कि कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम देख सकते हैं और कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। फिर हमने देखा कि जो कोशिकाओं के बाहर की जो संरचना है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली यानी बाहरी आवरण।
फिर हमने देखा कि इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना है जिसे हम केंद्र कहते हैं। चित्र में आपको दिख रहा होगा जो बीचों बीच एक गोल घेर बना हुआ है वो क्या कहलाता है? केंद्रक। फिर हमने देखा इसके चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ रहता है जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। यह मुख्य पादपों की 3 संरचनाएं जो हमें इस चित्र में देखनी है, समझनी है, ये हमारे पाठ में है। फिर हमने देखा प्रकाश संश्लेषण। चित्र में आपको दिख रहा है कि पादप है, पौधा है, सूर्य की किरणों से यानी जो लाइट एनर्जी यानी प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको ग्रहण करता है। फिर आप देखोगे इस चित्र में आपको तीर एक आने का दिख रहा है, एक जाने का। तो जो आ रही है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सूक्ष्म रंध्रों द्वारा यह क्या कर रहा है? पादप उनको कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण कर कर ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है। यह प्रकाश संश्लेषण की मुख्य क्रिया है, और इसकी परिभाषा हमने पढ़ी है कि प्रकाश की उपस्थिति में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। फिर हमने देखा विभिन्न प्रकार की पत्तियां। ये पत्तियां ये दर्शा रही है जो क्लोरोफिल है। अपन ने देखा कि कुछ पादपों के अंदर है जो हरी पत्तियां होती है वो किस वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। इसमें आप देखोगे कि सारी पत्तियां वो अलग अलग रंग की है, यानी कहने का मतलब है इन पादपों में क्या क्लोरोफिल की कमी है, यानी क्लोरोफिल इनमें नहीं पाया जाता है। और जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है उन पादपों की जो पत्तियां हैं वो क्या होती है? हरे रंग की बजाय अन्य रंगों में होती है। फिर हम देखेंगे पादपों में पोषण की अलग अलग विधियां। एक तो हो गया कि वह स्वपोषण, अब एक दूसरी है कि वो अलग विधियां भी होती है क्या जिनसे पादप अपना पोषण करते हैं। तो हमने देखा जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है उन पौधों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो अभी पिछले चित्र में हमने देखा था कि कुछ रंगीन पत्तियां थी, उनका रंग क्या? हरा नहीं था, तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती थी और ना ही क्लोरोफिल होता था। पर ये हमेशा किसी न किसी अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि वह हमेशा क्या है? दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? विषम पोषी या परपोषी पादप। उदाहरण के लिए हम इस चित्र में देख सकते हैं एक वृक्ष है, उसके ऊपर ये पीले रंग में एक बेल बनी हुई है, अमर बेल जिसको कहते हैं। ये मुख्य उदाहरण है। ये क्या करता है कि इस वृक्ष से जो भी पोषक तत्व है उनको ग्रहण करते हैं और अपना पोषण करते हैं। यानी विषम पोषी का मतलब जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, और परपोषी यानी किसी दूसरे के द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं वो परपोषी पादप कहलाते हैं। और उदाहरण में आप लिख सकते हैं अमरबेल। फिर हमने देखा कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादपों को कीट भक्षी पादप कहते हैं। कहने का मतलब क्या कि कुछ पादप ऐसे होते हैं कि जो कीटों के द्वारा अपना भोजन क्या ग्रहण करते हैं। इसका एक उदाहरण है आपकी पुस्तक में घटकर्णी करके एक पादप है, वो कटोरी नुमा संरचना में होता है। उसके अंदर जो कीट होते हैं उन कीटों से पादप अपना क्या करते हैं? पोषण ग्रहण करते हैं। और इसका एक उदाहरण है वो है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये एक कीट भक्षी पादप का एक उदाहरण है। फिर हमने देखा मृत जीवी। मृत जीवी पादप कौन से होते हैं? तो जीवों द्वारा किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करना क्या कहलाता है? मृत जीवी। और ऐसो को क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मृत जीवी। उदाहरण के लिए मशरूम, कवक और फंजाई। अब ये कहना क्या चाह रहा है? मुख्य ये है कि जो पादप मृत जीवों पर निर्भर करते हैं, यानी जो चीज काम की नहीं होती है, जिसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि नम मौसम में या बारिश के मौसम में कचरे पर मशरूम या कुछ कवक, फंजाई। चित्र में आप देख रहे हैं नील हरित शैवाल, जो काई जमती है, शैवाल जिसे कहते हैं। ये क्या है? हमेशा मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी किसी दूसरे के द्वारा वह अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। फिर देखा है कि कवकों की जो मुख्य वृद्धि है वो वर्षा ऋतु में सबसे अधिक होती है तथा नम एवं उष्ण स्थानों में, जहां नमी या उमस टाइप मौसम होता है ना, वहां ये चीज ज्यादा पनपती है। फिर देखा है सामान्य कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं, यानी एक पानी है अपने घर में स्थिर रहता है तो वहां ये शैवाल नहीं जमते हैं। पर यही अगर खुला पानी है कहीं जहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती है तो वहां हम देखते हैं कि ये शैवाल अधिक मात्रा में पनपते हैं। क्यों? कि जो कवक के बीजाणु है वो वायु में ही उपस्थित रहते हैं और वहां से ये एक शैवाल का निर्माण करते हैं। फिर एक है कि लाइकेन में 2 जीव होते हैं। लाइकेन भी क्या? एक शैवाल है, मृत जीवी उदाहरण है। अब इसमें 2 है, एक शैवाल होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का मतलब क्या है? जो हरा रंग देता हो।
तो आपको चित्र में दिख रहा है ये शैवाल है, और इसकी वजह से क्लोरोफिल की वजह से क्या है, इसमें हरा रंग भी है। दूसरा आता है कवक, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, अब क्लोरोफिल कवक में नहीं होता है तो क्या इसका पोषण नहीं होता है, पर क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोफिल वो किस पर निर्भर रहता है, शैवाल पर रहता है। क्यों, अभी हमने देखा है अमरबेल का एक उदाहरण था। अमरबेल है वो क्या है, बिना क्लोरोफिल का, यानी उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, पर वो निर्भर किस पर रहता है, अन्य हरे पादपों पर। वही चीज कवक और शैवाल के साथ है। शैवाल है वो कवक के साथ रहकर कवक का क्या करती है, पोषण करती है। फिर हमने देखा कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं, कि जो मिट्टी है उसके अंदर पोषक तत्वों की जो पूर्ति है वो हम वापस कैसे करते हैं। हमें पता है कि जब किसान खेती करता है, अनाज पूरा उग कर जब हम निकाल लेते हैं खेत से, तो उसकी क्षमता वो कुछ कम हो जाती है। उसकी पूर्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं, वह इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा पादप मृदा से खनिज पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। मृदा में हमेशा जो पोषक तत्व होते हैं, जो पादप उगते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इससे मृदा की क्षमता वह कम होती जाती है। पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए मृदा में हम उर्वरक या खाद का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। हमने देखा होगा अपने परिवार के सदस्य आसपास के जहाँ खेतों में अच्छी उपजाऊ या अच्छी खेती के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ खाद या उर्वरक डालते हैं। उससे क्या होती है, उस मृदा की जो पोषक पूर्ति है वो वापस कंप्लीट होती है, और उससे हमें अच्छी फसल मिलती है। क्योंकि उन उर्वरक और खाद में कौन कौन सी गैसें, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस मिलते हैं। फिर हमने देखा पादपों की कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति है तो हम उर्वरक का क्या करते हैं, छिड़काव किया जाता है। अभी मैंने जैसे शुरू में बताया था कि जो कटाई होती है, कटाई होने के बाद वो मिट्टी क्या कम उपजाऊ हो जाती है, उसकी पूर्ति के लिए हम उसमें क्या है, खाद और उर्वरक का छिड़काव करते हैं। फिर देखा राइजोबियम जीवाणु मुख्यतः पादपों की जड़ों में रहते हैं। यानी यह एक जीवाणु है जो पादपों की क्या रहता है, जड़ों में मौजूद रहता है। वो वायुमंडल से ही नाइट्रोजन को विलय के रूप में ग्रहण करते हैं, वहीं अन्य पादपों में यह नहीं होता है। यानी कहने का मतलब जो राइजोबियम जीवाणु है, ये क्या है, मुख्यतः जो हम देखते हैं दाल की फसलें होती है ना, उसमें अधिक पाया जाता है, और ये जड़ों में उपस्थित रहता है। ये वायुमंडल से अपने आप नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। बल्कि इसी जगह अगर अन्य पादपों की बात करें अपन, तो वहां इसकी पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, हमें उर्वरक का छिड़काव किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति कंप्लीट होती है। फिर हम पढ़ेंगे इस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न है, ये आपके लिए होमवर्क है। इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में पाठ क्रमांक 2 देकर जो अब तक स्लाइडों में दिखाया गया है उस टॉपिक वाइज नोट्स बनाना है, और लास्ट में अभ्यास प्रश्न की हेडिंग देकर इन प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न क्या है, मैं एक बार रीड कर देता हूं और इनको अपने नोट्स कॉपी में हल जरूर करना है। कि परजीवी और मृत जीवी में अंतर बताना है, यानी एक सारणी के रूप में हमें इस चीज को बताना है। फिर प्रकाश संश्लेषण को सचित्र समझाइए। तो स्लाइड में चित्र भी आया हुआ है, मैंने उस चीज की जानकारी दी है, और हम अपनी पुस्तक से इस चीज को देखकर इस प्रश्न को कंप्लीट करें। फिर अमरबेल कैसा पादप है। चौथा प्रश्न है जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, और अंतिम प्रश्न है विषम पोषी पादप किसे कहते हैं। ये मुख्य 5 प्रश्न है जो आपके लिए आज का होमवर्क है। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी प्रश्न अगर पूछना हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर कुछ वीडियो से संबंधित सुझाव देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर लिख रखे हैं, उन मोबाइल नंबर पर आप पर्सनली सुझाव भी भेज सकते हैं। और आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है, विद्यालय की इस यूट्यूब चैनल को एवीएम नोखा को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।